कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको होमवर्क के लिए। वो क्वेश्चंस हो गए क्या बेटा? प्रेरणा कह रही है सर 15th नहीं हुआ। ओके, कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे? 13, 14 एंड 15। ओके, 3 क्वेश्चन आपको दिए थे। 13 दिया था, 14 दिया था, 15 दिया था। वेरी गुड। और आप कह रहे हो कि सर 15 नहीं हुआ। अभी कराते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, 13 और 14 हो गए क्या बेटा सभी के? क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 नेहा हो गए सर, जानवी यस सर, प्रेरणा यस सर, प्राची यस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कह रहा है? ये कह रहा है साहब, द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस्टर एम ऑन सैटरडे। The statement of affairs of Mr. M on Saturday, the 31st December 2015 was as follows. अच्छा, सॉरी, ये 16 था, क्वेश्चन नंबर 15 था। हाँ, मैंने 16 रीड आउट कर दिया। M is a small trader. M is a small trader. He maintains no books of accounts. यही वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ ठीक है। मेंटेन नो बुक्स बट ओनली एन अकाउंट विद ए बैंक। वो केवल क्या मेंटेन करता है? वो बैंक के साथ एक अकाउंट मेंटेन करता है। इन विच ऑल टेकिंग्स, टेकिंग्स का मतलब होता है उसके पास जितना भी पैसा आया था, उसके पास जितना भी पैसा आया था लॉज्ड, वो उस बैंक अकाउंट में जमा करा देता है। आफ्टर मीटिंग बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस खर्च करने के बाद, एंड पर्सनल ड्रॉइंग्स निकालने के बाद, ठीक है, तो जो भी होता है वो पैसा उसमें जमा करा देता है। एंड इन विच ऑल द पेमेंट फॉर बिजनेस परचेज आर पास्ड। मतलब वो बैंक अकाउंट से क्या काम करता है? उसके पास जितना भी पैसा आता है उसमें से बिजनेस एक्सपेंस और पर्सनल ड्रॉइंग्स करने के बाद वो बैंक में जमा करा देता है। और जितनी भी परचेज की जाती है उन परचेज का पेमेंट वो उस बैंक अकाउंट से करता है। मतलब बैंक अकाउंट से जो पैसा जाता है वो परचेज के लिए जाता है, और आया हुआ सारा पैसा बैंक अकाउंट में जमा करा दिया जाता है। सॉरी, दो चीजों के बाद। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो बिजनेस एक्सपेंस और एक पर्सनल ड्रॉइंग्स। ठीक है साहब। You are required to ascertain his trading results. आपको उसके प्रॉफिट्स निकालने हैं, और बैलेंस शीट एज ऑन द डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और आपको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है साहब। द बैंक अकाउंट शोज डिपॉजिट्स ड्यूरिंग द ईयर। बैंक अकाउंट में उसने पूरे साल में कितना पैसा जमा करा है? बैंक अकाउंट में उसने पूरे साल में कितना पैसा जमा करा है? 12,020।
और ये पैसा दो चीजों के बाद में, एक तो है बिजनेस एक्सपेंस पे कर दिए होंगे, एक ड्राइंग्स कर लिए होंगे, उसके बाद में 12,020 उसके पास बच गए जो उसने बैंक में जमा करा। आगे कहता है और बैंक से विड्रॉ किए हैं, कितने रुपए विड्रॉ किए हैं? 11,850। इसका मतलब ये 11,850 उसने किसको दिए? माल को परचेज करने के लिए दिए। ठीक है, माल को परचेज करने के लिए 11,850 पे की। परचेज करने के लिए पेमेंट किया जाता है क्रेडिटर्स। अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर्स का बैलेंस दे रखा है तब तो क्रेडिटर्स को दिए हैं, और बैलेंस नहीं दे रखा है मतलब कैश परचेज की है। ठीक है, आगे चलते हैं, पता चल जाएगा। द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑन 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 की असेट और लायबिलिटी दे रखी है। कितने कितने दे रखी है, ध्यान से देखिए। स्टॉक 1100 का, बुक डेट्स 1150 के। फिर ये कहता है कि बैंक बैलेंस 320, फर्नीचर 2000 और ट्रेड क्रेडिटर्स 400। In the absence of reliable information, estimates are supplied on the following matter. The stock and book debts have been increased by ₹100 during the year. पूरे साल में स्टॉक एंड बुक डेब्ट्स कितने रुपए से बढ़ गए? 100 से बढ़ गए। There was no purchase और सेल ऑफ फर्नीचर, पूरे साल में फर्नीचर की कोई भी परचेज और सेल नहीं है। ट्रेड क्रेडिटर्स वर ₹200, ट्रेड क्रेडिटर्स कितने के थे? 200 के थे। ठीक है, आगे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर पर्सनल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹800 और बिजनेस एक्सपेंसेस थे 700। ठीक है, अब ये आपको डेटा कौन से दिन का दे रखा था? ये जो असेट और लायबिलिटी दे रखी है ये 31 मार्च 2016 की दे रखी है। क्या इससे आप 31 मार्च 2015 की निकाल सकते हैं क्या? अब देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ डेट सही करनी है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ डेट है, वो डेट आपको सही करनी है। कौन कौन सी डेट सही करनी है? एक तो पॉइंट नंबर थर्ड में बी लिखा हुआ है, ट्रेड क्रेडिटर्स वर ₹200 ऑन, ये है 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 95 लिखा हुआ है, ये 95 नहीं है, ये 2015 है। ओके, मिल गया, डन। फिर एक ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन हिज ट्रेडिंग रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो ये 15 नहीं है, 16 है। ओके, ये 15 नहीं है, ये 16 है। डन हो गया। चलिए, अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। इसको करना बहुत ही इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए, सबसे पहले हम बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। वो बनाना हमारे लिए एक इजी टास्क है, इसलिए सबसे पहले हम बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट।
क्योंकि इस साल की बैलेंस शीट बनानी है तो ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनानी ही पड़ेगी। तो हमने कहा बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2015 की बैलेंस शीट बना लेते हैं। इन्होंने कहा पूरे साल में फर्नीचर का ना तो कोई परचेज हुआ है ना ही कोई सेल हुआ है, तो फर्नीचर कितना आएगा? फर्नीचर एज इट इज आ जाएगा 2000। ठीक है, फिर स्टॉक इन्होंने कहा है कि स्टॉक 100 रुपीज से इंक्रीज हो गया। तो देखिए साल के एंड में स्टॉक कितना था? साल के एंड में स्टॉक था 1100, तो 1100 माइनस 100, इसका मतलब साल के स्टार्टिंग में कितना था? वन थाउजेंड। फिर डेटर्स के लिए क्या कहा है? डेटर्स के लिए भी इन्होंने यही बात कही है, बुक डेट्स 1150 माइनस 100, 1050। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इन्होंने आपको बताया कि बैंक बैलेंस कितना है। अब बैंक बैलेंस आपको पता ही नहीं है। ठीक है साहब, मैं लिख तो देता हूं लेकिन मुझे बैंक बैलेंस पता नहीं है, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो आपको पता चलता जाएगा आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको ये पता चलता जाएगा आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। और तो कुछ नहीं बचा। क्या कोई लायबिलिटी भी थी क्या उस दिन? क्या कोई लायबिलिटी भी थी क्या? हाँ, क्रेडिटर्स थे। क्रेडिटर्स थे 200 के, तो कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। बेटा माइक ऑफ कर दें। हाँ, अब मुझे निकालना है बैंक बैलेंस। सबसे पहला काम है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2016। चलिए सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2016। हमें पता नहीं है, इसमें मैंने प्लस कर दिया डिपॉजिट, ये आपको बता रखा है डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में बैंक में आपने कितना पैसा जमा कराया था? 12,020 माइनस विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में आपने कितना पैसा विड्रॉ करवा लिया, और फिर आपको बता रखा है क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2016 का। ये बैलेंस का अमाउंट बता रखा है 320 रुपीज। कितना है? क्या ये अमाउंट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में? ओपनिंग बैलेंस
ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 150। ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 150। क्लियर है? बैलेंसिंग फिगर में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 150। डन। तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 150। अब 150 आ गया तो साहब फटाफट से बता दीजिए कि कैपिटल का अमाउंट कितना है। कैपिटल हो गई 4000। ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट आ गया 4000। चलिए अब हमारा काम है साहब, ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई। अगर प्रॉफिट पता चल जाए तो क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना दें। मैंने कहा ये लो, प्रॉफिट पता लगाने के लिए बनाते हैं अब बेटा ये चैप्टर पूरा आपकी माइंड एप्लीकेबिलिटी पे है कि आप क्या बनाते हो, इसीलिए मैंने जो जो जरूरत पड़ती जाए वो बनाते जाए। अगर लाइन टू लाइन चलेंगे तो ही पूरा हो पाएगा। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। अब मुझे जरूरत है प्रॉफिट की, तो मैंने सबसे पहले कहा टू ओपनिंग स्टॉक। क्या मुझे ओपनिंग स्टॉक पता है? $1000 टू परचेज। क्या आपको परचेज का अमाउंट पता है क्या? नहीं पता। नहीं पता मतलब परचेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बाय सेल्स। क्या आपको सेल्स का अमाउंट पता है? सर नहीं पता। ठीक है। सेल्स के बाद क्या आपको बाय क्लोजिंग स्टॉक पता है? 1100। अब मुझे बताइए क्या इसमें कोई ऐसा खर्चा बता रखा है क्या पूरे क्वेश्चन में जो ट्रेडिंग पी एंड एल में आने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला है? नहीं। तो हम कह देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां आ जाएगा। मुझे नहीं पता कितना है। क्या और कुछ बता रखा है? हाँ सर बिजनेस एक्सपेंस बता रखे हैं। बिजनेस एक्सपेंस बता रखे थे 700 रुपीज के। और कोई खर्चा बता नहीं रखा, तो ये आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। क्लियर? अब आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। आपको कैलकुलेट करना है परचेज। तो परचेज कैलकुलेट करते हैं, बड़ा आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किए पूरे साल में? क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है? इसने बताया था कि बैंक से जो पेमेंट करते हैं वो परचेज के लिए करते हैं। 11,800 प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। इतना पेमेंट करने के बाद भी क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपको बता रखा है क्वेश्चन में। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बता रखा है। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 400। अब देखो 11,850 दे चुके हो,
400 और देने, मतलब टोटल कितना अमाउंट था, 11,850 दे चुके हैं, 400 और देने, तो टोटल हो गया 12,250। उसमें से माइनस कर दो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, मतलब ये अमाउंट पिछले साल का था, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का था 200, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा परचेज ड्यूरिंग ईयर। इस साल आपने कितने रुपए की परचेज की है, अमाउंट आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। 12,050। क्या क्वेश्चन में किसी कैश परचेज के बारे में बता रखा है, नहीं बता रखा, ये आ गया साहब 12,050। अब आपको निकालना है सेल। सेल कैसे निकाले बेटा, सेल कैसे निकाले, ध्यान से देखना। सेल निकालने के लिए दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में तो सीधा सीधा पता था कि क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स कितनी है, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स? मुरली गलत है आपका, राघव सही कह रहे हैं। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ देखिए, जो पैसा आया होगा उसको डिपॉजिट कराया होगा, डिपॉजिट इन बैंक कितना पैसा कराया है भाई, पैसा आया कहां से होगा, कस्टमर से ही आया है, और तो कोई सोर्स नहीं है इसके पास, तो इसने बैंक में जमा करा दिए 12,020 रुपीज, बैंक में जमा करा दिए 12,020, लेकिन बैंक में जमा कराने से पहले इसने बिजनेस एक्सपेंस किया है 700 रुपीज का, इसने पर्सनल एक्सपेंस किया है 800 का। इसका मतलब इसे रिसिप्ट कितने की हुई थी, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स 13,520 रुपीज। क्लियर? क्रेडिटर में तो ये बात सीधी सीधी बता रखी थी, पेमेंट टू क्रेडिटर, लेकिन रिसिप्ट में हमें निकालना पड़ा। ठीक है, हाँ जी, यहां तक क्लियर है। अगर आपके पास रिसिप्ट आ चुकी है तो आपके पास सेल्स का अमाउंट भी आ जाएगा, एग्जैक्टली ऐसी। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर या डेटर, डेटर से रिसिप्ट हो गई 13,520 की, प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस था 1150 माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर 1050,
तो ये हो गया साहब सेल्स कम 13,620 रुपीज। तो मैंने यहां लिख दिया 13,620 रुपीज। ग्रॉस प्रॉफिट बता दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट। वन 1670, यहां पे भी आ गया 1670। नेट प्रॉफिट हो गया 970। डन। फटाफट से इतना आंसर नोट कर लीजिए। यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, ये वाले वर्किंग नोट्स हटा दूं? वर्किंग नोट्स हटा दूं? चलिए नई बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं हम 31 मार्च 2016। हमें डेटा बता रखा है। फर्नीचर का अमाउंट है 2000, स्टॉक का अमाउंट है 1100, डायरेक्टली दे रखा है। ये है 1150 और ये है 320। तो ये हो गया 4570। बहुत आराम का काम। अब कैपिटल बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखनी। कैपिटल ओपनिंग में थी 4000 प्लस प्रॉफिट 970 माइनस ड्रॉइंग्स 800। तो कैपिटल का अमाउंट हो गया 4170 और क्रेडिटर्स कितने हैं 400। तो 4570 ये लीजिए। क्वेश्चन खत्म। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन? देखो प्रॉपर्ली देखते हैं तो अपन को क्वेश्चन पूरा समझ के करने में भी केवल 23 मिनट्स लगे। तो अगर हमें पूरा क्वेश्चन प्रॉपर्ली आ रहा है तो हम 15 मिनट्स में इस क्वेश्चन को भी पूरा कर सकते हैं। और 15 मिनट में क्वेश्चन पूरा हो जाता है, मतलब विद इन टाइम से कम में ही हमने क्वेश्चन पूरा कर दिया। ओके डन। डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। The statement of affairs of Mr. M
on Saturday, the 31st December 2015 was as follows. Fixed asset, stock, debtors, बैंक एंड कैश. कैपिटल भी बता रखी है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दे रखी है आपको. बड़ा इजी काम किया है ना. ओपनिंग बैलेंस शीट इन्होंने आपको पूरी बना के दे दी. फिर आगे का, मिस्टर एम डिड नॉट मेंटेन हिज बुक्स ऑन द डबल एंट्री सिस्टम. मिस्टर एम ने अपनी बुक्स को डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन नहीं किया, बट ही केयरफुली फॉलो द फॉलोइंग सिस्टम. उसने केयरफुली इस सिस्टम को फॉलो किया. कैसे? एवरी वीक ही ड्रॉज ₹200. हर वीक वो 200 रुपीज की ड्रॉइंग्स करता था. ठीक है, कोई बात नहीं. फिर आपने कहा, आफ्टर मीटिंग हिज वीकली सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹100 ऑन एन एवरेज. वो हर वीकली 100 रुपीज के, एंड हिज ड्रॉइंग्स, द बैलेंस ऑफ वीकली कलेक्शन इज बैंक एट द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट वीक. अब ये कहता है साहब, अपने खुद सन्ड्री एक्सपेंस और ड्रॉइंग्स को खर्च करने के बाद उसके पास जितना भी पैसा आता था उस पैसे को बैंक में जमा करा देता था हर अगले वीक. ठीक है. नो कैश परचेज इज मेड. कोई भी कैश परचेज नहीं की जाती है. और क्रेडिटर्स को जितना भी पेमेंट किया जाता है चेक से किया जाता है. ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसी बात हो गई अभी तक. सारी जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है अभी तक सारी वैसी की वैसी बात है. बेटा यस नो आप जवाब नहीं देंगे तो क्या पता चलेगा. बिल्कुल यस. आगे कहता है, सेल्स आर फिक्स्ड प्राइस विच इंक्लूड 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स. सेल्स का प्राइस फिक्स है, 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स. मतलब अगर सेल्स का अमाउंट मुझे पता चल जाए और उसमें से मैं 20% प्रॉफिट माइनस कर दूं तो क्या मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता चल जाएगा. ठीक है. ऑल एक्सपेंस अदर देन सन्ड्री एक्सपेंस और स्पेशल ड्रॉइंग्स आर मेड इन चेक. बोले जो ड्रॉइंग्स है और सन्ड्री एक्सपेंस है उसके अलावा जितने भी खर्चे हैं सारे बैंक से किए गए हैं. ऑल अनपेड बिल्स आर केप्ट इन फाइल केयरफुली. अच्छा, फिफ्थ पॉइंट, क्रेडिट सेल्स आर फ्यू. क्रेडिट सेल बहुत कम है जो कि डायरी में लिखी हुई है. पेमेंट आर रिसीव्ड इन चेक ओनली फ्रॉम सच पार्टीज. ठीक है. तो क्रेडिट सेल बहुत कम है जो कि हमने प्रॉपर्ली नोट कर रखी है. और जो उनसे पैसा आता है वो चेक से ही आता है. हम उधार में बेचे गए माल का पैसा कैश में नहीं लेते, चेक से ही आता है. मतलब उनका पैसा बैंक में ही आया होगा. ठीक है. फिर लिख रखा है पॉइंट नंबर 6, एक्सपेंस अदर देन सन्ड्रीज एंड स्पेशल ड्रॉइंग्स मेड बाय चेक. मतलब सन्ड्री एक्सपेंस और ड्रॉइंग्स के अलावा जो भी खर्चे हैं सारे चेक से पे किए जाते हैं. ऑल अनपेड बिल्स आर केप्ट इन फाइल. मतलब अनपेड बिल्स हमने हमारे पास रख रखी है. फॉलोइंग आर द बैंक ट्रांजेक्शन. अब आपको सारे बैंक ट्रांजेक्शन बता रखे हैं. चलिए देखते हैं क्या क्या बता रखा है. बैंक का ओपनिंग बैलेंस बता रखा है. ठीक है. चेक डिपॉजिटेड. एक बात बताओ बेटा, ये जो चेक डिपॉजिट कराए हैं ये कहां से आए होंगे. ये जो चेक डिपॉजिट कराए हैं ये कहां से आए होंगे. डेटर से आए होंगे क्योंकि उन्होंने कहा था क्रेडिट सेल से जो पैसा आता. चेक डिपॉजिट कराए. राघव, डिपॉजिट कौन से चेक कराओगे, जो तुमने दिए होंगे या जो तुम्हारे पास आए होंगे.
ठीक है, फिर कह रहा है कैश डिपॉजिटेड, क्रेडिटर्स को पे किए हैं, रेंट पे किया है, और एक्सपेंस अदर देन सन्ड्री एक्सपेंस, और क्लोजिंग बैलेंस बता देता है। ठीक है सर, फिर ये बोलता है 13 वीक्स ऑन 1 अप्रैल द एंटायर कैश वाज मिसिंग when it was to be deposited into the bank. ठीक है, following further facts are asserted. स्टॉक ऑन डेट, स्टॉक बता रखा था 4000 का, मतलब स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है 4000 का, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 20,000 का, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 8,000 का। आपको पता लगाना है कैश बैलेंस का। ठीक है, कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश बैलेंस पता चल जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है, मैं आपको ये बता सकता हूं। आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है, आपको एक तो डेटर्स अकाउंट बनाना है, एक आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, एक डेटर्स अकाउंट बनाना है, एक क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, और एक कैश अकाउंट बनाना है। डन। हाँ जी, जल्दी बताइए, क्या आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन और समझा देता हूं। आप ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, नहीं आते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में बेटा आप जितना ट्राई करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन और समझा देता हूं, समझ लीजिए मेरे साथ क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है साहब, मिस्टर दवे does not maintain his accounts strictly on double entry system. मिस्टर दवे अपने अकाउंट्स प्रॉपर्ली डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाज however prepared by him as on 31st March 2014. Capital account 28,000, sundry creditors 3170, bills payable 2150, lease hold 2075, plant machinery 4940, stock in trade 9673, बुक डेब्ट्स, ये लिखे हुए क्रेडिटर साइड है, ये डेटर्स के अमाउंट, सॉरी डेबिट के अमाउंट है। बुक डेब्ट्स है 15,550 के, कैश इन हैंड है 1082, बैलेंस शीट का टोटल है 33,320। डन। ये ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, जैसा पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसा ही अभी हमें दिया हुआ है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट आपको गिवन। क्लियर? पढ़ लिया सभी ने ओपनिंग बैलेंस शीट? कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे चलते हैं। On 31st March 2015, it was learned that he had introduced further capital of rupees 1,000 on 1st July 2014. ठीक है साहब, उसने आपको कहा कि 31st March 2015 को पता चला कि उसने ईयर के बीच में एक एडिशनल कैपिटल लगाई है 1,000 रुपए की। ठीक है, he had drawn 1580 on various dates. उसने ड्राइंग्स किए हैं 1580 के पूरे साल में अलग अलग डेट को। ठीक है, it was also ascertained that proprietor taken ₹75 worth of goods, मतलब 75 रुपीज का उसने सामान भी ड्राइंग्स किया है। तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया? टोटल ड्राइंग्स हो गया 1655, 1580 प्लस 75।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इस वाले पैराग्राफ में हमें दो चीजें बता दी, एडिशनल कैपिटल कितने लगाई है और ड्राइंग्स कितने करी है। और आगे चलते हैं, स्टेटमेंट प्रीपेड ऑन द सेम डेट डिस्क्लोज डेट, उसी डेट को जो स्टेटमेंट बनाया गया उसमें बताया गया कि बुक डेब्ट्स मतलब डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है 14,640, क्रेडिटर्स है 2039, बिल्स पेबल है 1775, स्टॉक बता रखा है 11,417 और कैश बैलेंस बता दिया साहब। ये लो, आपको तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी बता दी और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बता दी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2015, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। दो नीचे वाला पैराग्राफ का ध्यान रखना है, 5% रिजर्व टू बी क्रिएटेड ऑन बुक डेब्ट्स, मतलब प्रोविजन फॉर डेटर्स बनाना है 5% का। 7.5% डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पे, ठीक है। 125 का डेप्रिसिएशन लगाना है लीज होल्ड लैंड पे, ठीक है। और 55% इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, और कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 5%, ठीक है साहब। क्या आप ये बना सकते हैं? मेरे हिसाब से तो ये 16 से भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कर सकते हैं। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, आप ट्राई कर लीजिए। ट्राई करके अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम इनको कल की क्लास में करेंगे। किसी का सही आंसर आ जाए, पूरा क्वेश्चन हो जाए, तो आप उसे ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है, तो जिससे दूसरों को भी पता चल जाए। कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पक्का? अच्छा बेटा, एक बात बताइए, क्या मैं इस वीक के लिए आपको कॉस्ट के चैप्टर नंबर 1 की, जो 56 नंबर बैच के बच्चे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं, केवल जो 56 नंबर बैच के बच्चे हैं, क्योंकि 55 वालों ने तो रिवीजन भी कर लिया, 56 नंबर बैच के जो बच्चे हैं, क्या उनको मैं कॉस्ट के फर्स्ट चैप्टर की रिकॉर्डिंग्स भेज सकता हूं, केवल फर्स्ट चैप्टर के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस? मटेरियल कॉस्ट, नेहा यस सर, क्योंकि इस एक वीक मेरा थोड़ा टाइमिंग का इश्यू है, एक वीक के बाद थोड़ा सा टाइम फ्री हो जाएगा। ओके, तो कॉस्ट का फर्स्ट चैप्टर आप करेंगे रिकॉर्डेड से। हाँ, जो बच्चे रिवीजन कर रहे थे, दैट इज बैच नंबर 55 और बैच नंबर 21, उनके लिए आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, एम्प्लॉय कॉस्ट। रिवीजन करने वाले बच्चों के लिए आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, एम्प्लॉय कॉस्ट। बेटा बहुत कम लोगों ने मुझे रिवीजन का रिप्लाई किया है, दैट इज प्रेरणा, प्रेरणा ने रिप्लाई किया है, प्रियंका ने रिप्लाई किया है, राघव ने रिप्लाई किया है, अंजलि ने रिप्लाई किया है, अक्षिता ने रिप्लाई किया है, दैट इज 5 स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे रिवीजन का रिप्लाई किया है, ठीक है। 5 लोगों ने रिवीजन का चैप्टर कंप्लीट किया है। बाकी लोगों से मैं कहता हूं बेटा आप कर लीजिए, अगर आप नहीं करते हैं इसका नुकसान आपके अलावा और किसी को भी नहीं होगा। समझ गए मेरी बात?
मेरा कोई फायदा नहीं है, जो फायदा होने वाला है आपका ही होने वाला। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आपको बार बार नहीं कहूंगा कि आपने किया है नहीं किया है। आपको अपनी विल से, अपनी इच्छा से करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है तो आप कीजिए। मुझे कोई इफ बट नहीं चाहिए, मैं ये काम कर रहा था, मैं वो काम कर रहा था, सर मैं ये होमवर्क कर रहा था, सर मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चैप्टर करने में आपको 2 आवर्स से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो मैं वापस सभी को कहता हूं कि जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर ले। और ऐसा नहीं है अब पहले वाला करते रहे, अगर किसी ने नहीं किया है तो वो सेकंड करना स्टार्ट करे, फर्स्ट को एक्स्ट्रा टाइम में करे। ऐसा नहीं है कि आज मैं फर्स्ट करूंगा और मैं एक चैप्टर हमेशा पीछे ही चलता रहूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।